गुड मॉर्निंग टू यू। हम लोगों ने प्रियम्बल को डिस्कस करना शुरू किया था और प्रियम्बल को डिस्कस करते हुए अब तक दो चीजों की हमने चर्चा की। नंबर वन, हमने इस बात की चर्चा की कि प्रियम्बल का महत्व या प्रियम्बल की अहमियत क्या है, और प्रियम्बल के सिग्निफिकेंस की चर्चा करते हुए हमने कहा कि प्रियम्बल इस बात का संकेत देता है कि सोर्स ऑफ ऑथोरिटी क्या है, सोर्स ऑफ पावर क्या है, और वेयर सॉवरेंटी लाइज, संप्रभुता कहां पर नहीं। और इसी के कंटेक्स्ट में हमने कहा कि सोर्स ऑफ पावर और सोर्स ऑफ ऑथोरिटी क्या है। तो सोर्स ऑफ पावर या सोर्स ऑफ ऑथोरिटी है वी द पीपुल ऑफ इंडिया, वी द पीपुल ऑफ इंडिया। और सॉवरेंटी भी, संप्रभुता भी वी द पीपुल ऑफ इंडिया में ही लाई करती है। संप्रभुता भी हम भारत के लोगों में ही अंतर्निहित। नंबर टू, प्रियम्बल की के सिग्निफिकेंस की चर्चा करते हुए हमने दूसरी बात जो कही थी, वह दूसरी बात क्या थी कि प्रियम्बल नेचर ऑफ स्टेट की भी जानकारी देता है। प्रियम्बल एंड नेचर ऑफ स्टेट। और इसके कंटेक्स्ट में हमने डिफाइन करते हुए क्या कहा था, ये 5 चीजों की जानकारी देता है। भारतीय राज्य कैसा होगा, सॉवरेन स्टेट होगा, यह संप्रभु राज्य होगा। दूसरा, यह कैसा राज्य होगा, समाजवादी राज्य होगा, यह सोशलिस्ट स्टेट होगा। तीसरा, यह कैसा राज्य होगा, यह पंथ निरपेक्ष राज्य होगा। चौथा, यह सेकुलर स्टेट होगा। यह चौथा, यह कैसा राज्य होगा, लोकतंत्रात्मक राज्य होगा। यह डेमोक्रेटिक स्टेट होगा। और पांचवा, यह कैसा राज्य होगा, यह गणराज्य होगा। नहीं, यही 5 टर्म ही जिसके परिप्रेक्ष्य में नेचर ऑफ स्टेट को डिफाइन किया गया है। और इसी 5 टर्म को डिफाइन करते हुए एक छठे टर्म को भी हम आइडेंटिफाई करेंगे, और वह छठा टर्म क्या है, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखिए, जो सेकुलर स्टेट होगा, जो डेमोक्रेटिक स्टेट होगा, वह लिबरल स्टेट भी होगा। वह लिबरल स्टेट भी होगा। एक लिबरल स्टेट के डेमोक्रेटिक स्टेट होने की संभावना ज्यादा होगी, एक लिबरल स्टेट के रिपब्लिक होने की संभावना होगी, एक लिबरल स्टेट के सेकुलर होने की संभावना होगी। अनिवार्यता नहीं, लेकिन यह चीज जरूर आप ध्यान रखेंगे, लिबरलिज्म, डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म
यह लिबरल स्टेट की विशिष्ट पहचान है। रिपब्लिक होना भी लिबरल स्टेट की पहचान है। ये बातें स्पष्ट हुई। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, कुछ चीजें पूछना चाहूंगा आपसे। रेडी हैं? गाजिया, स्कोर कितना था टेस्ट में तुम्हारा? दी नहीं थी, क्यों? पता नहीं चला था मतलब? और गलती हो गई, इनविटेशन कार्ड नहीं छपवाया था। इनविटेशन कार्ड नहीं छपवाया था, चूक हो गई। अगले टेस्ट के पहले इनविटेशन कार्ड छपवाऊंगा और आप लोगों को पर्सनली इनविटेशन कार्ड मैसेज किया जाएगा कि आप लोग आइए, पधारिए। नहीं, दिनांक इतने को इतने बजे टेस्ट का आयोजन हो रहा है। तो एक चीज ध्यान रखना, यह अचानक मुझे इसलिए ध्यान आई क्योंकि तुम्हारे घर से फोन आया था और टेस्ट रिजल्ट के लिए। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। और ये चीज आप सबको ध्यान में रखना चाहिए कि अगर आप में से जिनको भी ये लग रहा है कि आप घर वालों के लिए पढ़ रहे हैं और पढ़ के घर वालों पर उपकार करेंगे, उनका उद्धार करेंगे, तो कम से कम बंद कर दीजिए पढ़ना। घर वालों को उद्धार करने की जरूरत नहीं, उनका जितना उद्धार होना था ना वो हो चुका। नहीं, आप अपना उद्धार कर लें, यही काफी है, उतना ही काफी है। अगर सोशलिज्म को डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन करेंगे, बतलाओ गाजिए। समाजवाद को, समाजवादी राज्य कैसा होगा? जनता में क्या चीज, क्या चीज जनता में निहित? मेरा प्रश्न है समाजवादी राज्य कैसा होगा और डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ सोशलिस्ट स्टेट। अब पीछे नहीं पलटना है, सबके हाथ पर मेरी नजर है, समझे? बतलाओ, बतलाओ तो सोनम, तुम बैठ के खड़े नहीं होने की जरूरत है, सजा थोड़ी दी जा रही है। वो तो लोकतांत्रिक राज्य भी समाज के हित में काम करेगा। नहीं, उसका मेन पर्पस होगा समाज के। अच्छा ठीक है, चलो स्वीकार किया। हाँ, उसके अलावा वो जितना भी फैसला लेगा उसमें सर प्रॉपर मालिक जो होता है वो सरकार खुद होता है, उसमें प्राइवेट सेक्टर नहीं होता। अच्छा, और भारत समाजवादी राज्य है या नहीं है? वेदर इंडिया इज ए सोशलिस्ट स्टेट और नॉट? पूरी तरीके से नहीं। क्या प्रॉपर नहीं है? प्रॉपर नहीं है मतलब नहीं समझा मैं। वो मिक्स है, समाजवाद भी है और अरे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया को सोशलिस्ट स्टेट घोषित करता है ना, या नहीं करता? है, लेकिन पूरी तरीके से नहीं। ये पूरी तरीके से क्या होता? पूरी तरीके से कौन समाजवादी राज्य है, जरा बतला दो। कौन?
और जिसके था की बात कर रही हो, वहां प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट था या नहीं, प्राइवेट ओनरशिप का कॉन्सेप्ट था या नहीं? और अगर नहीं था तो लेनिन की न्यू इकोनॉमिक नेप क्या था, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बात आती है ना लेनिन के। हाँ, 1 स्टेप बैकवर्ड 2 स्टेप फॉरवर्ड की बात आती है ना लेनिन के संदर्भ में। और इस पर मेरे ख्याल से एक बुक भी है शायद इसी नाम से, व्हाट इज दिस। घर जाकर के पढ़ी हो परसों के क्लास को, क्लास नोट्स को नहीं पढ़ा है? जानते हैं ना हम, थर्मामीटर हमारे पास है, खट से हम लगा देते हैं। अच्छा, आपका ऑलरेडी पीछे पलटा हुआ था क्या? हाँ नवीन जी, आप बतलाइए कहाँ रहते हैं? तबीयत सही, कितने समय से? अरे तबीयत को समझाइए, क्या हो गया था? स्टोन हो गया था। अच्छा, तो आज इसके पहले परसों का क्लास नहीं किया? चलिए आप बतलाइए। समाजवाद में राज्य का सहयोग, ओके, इसमें कार्य के अनुसार वेतन दिया जाता है। अच्छा, तो इसमें काम कार्य करने की प्रक्रिया नहीं होती ओके। है। तो इसमें सरकार का ये मतलब घर जाने के बाद कॉपी पलट के देखा है, मौका मिला है ना? आप जितनी बात बतला रहे हैं इसमें कोई बात मैंने बतलाई है? हाँ हाँ, समाजवाद के बारे में ही बात कर रहा हूं। आपने जितनी बातें बतलाई, क्या इनमें से किसी बात की चर्चा मैंने की थी परसों के क्लास में? मौसम मतलब ठीक है, नंबर 1 गुड। वितरण की समान, बोलो बोलो बोलो। समान इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। ओके गुड। नंबर 2 और समानता या विभिन्नता है उसको समाप्त करने की बात करते हैं। ओके और समाजवाद की जो प्रक्रिया है वो क्रमिक, धीमा और लगातार हो। ओके गुड। चलो तुम बतलाओ, सेकुलर स्टेट का मतलब क्या हुआ पल्लवी? सेकुलर स्टेट का मतलब चंदा, चैट में सेकुलर स्टेट का फीचर या मतलब बतलाओ बिना कॉपी पलटे। हाँ बोलो। कल हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी सेकुलर सिविल कोड की चर्चा की है ना? नहीं, अब सब शब्दों से ही खेलना है तो कुछ भी खेलिए। हाँ, mutual provision of state and religion. Okay, one thing, other राज्य का अपना कोई धर्म। तो इतना हेजिटेट क्यों कर रही हो बोलने में? क्या लग रहा है कहीं गलत ना हो जाए, ऐसा लग रहा है क्या? तो फिर बोलने में हेजिटेशन क्यों है? इतना मत लगने दो, दबाव में मत आओ, रेस्पॉन्सिव बनो, रेस्पॉन्ड करो, क्योंकि ये चीजें कॉन्फिडेंस देती हैं, ये चीजें कॉन्फिडेंस देंगे और प्लस धीरे 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 जो हेजिटेशन है एक्सप्रेशन को लेकर के, वो हेजिटेशन कम होगा, वो हेजिटेशन दूर होगा। ओके, अब आगे बढ़ूं यहां से।
अब मैं आगे बढ़ रहा, कल हमने आपके साथ इतनी चीजों पर चर्चा की। अब सवाल यह उठता, लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी को हम कैसे डिफाइन करेंगे? विस्तार से इस पर कल से चर्चा करूंगा, ठीक है। अभी इन ब्रीफ अगर हम देखें, डेमोक्रेसी में दो शब्द हैं। ये लैटिन शब्द डेमोस और क्रेशिया, इन दो शब्दों के योग से निर्मित हुआ है। दो शब्दों के मेल से यह व्युत्पन्न हुआ है। डेमोस का मतलब क्या होता है? जनता। और क्रेसिया का अर्थ क्या होता है? शासन। और इसलिए अगर देखें तो डेमोक्रेसी का सामान्य अर्थ क्या होगा? जनरल मीनिंग क्या होगा? सामान्य अर्थ इसका है जनता का शासन। और इसलिए डेमोक्रेसी की जो मोस्ट पॉपुलर परिभाषा है, डेमोक्रेसी की जो मोस्ट पॉपुलर परिभाषा है वह किसके द्वारा दी गई है? अब्राहम लिंकन। कौन थे? अमेरिकी राष्ट्रपति थे। और अब्राहम लिंकन का एक और बड़ा कंट्रीब्यूशन है। कोई बतला सकते हैं क्या कंट्रीब्यूशन है? अब्राहम लिंकन का एक बड़ा कंट्रीब्यूशन क्या है? कोई बतला सकते? कोई? कोई नहीं? आप में से कोई हिस्ट्री बैकग्राउंड का नहीं है? आप में से कोई हिस्ट्री बैकग्राउंड का नहीं है? नहीं? अब्राहम लिंकन का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था कि उन्होंने अमेरिका में दास प्रथा का जो प्रचलन था, स्लेवरी सिस्टम का जो प्रचलन था, द एवोल्यूशन ऑफ स्लेवरी जो है, वह अब्राहम लिंकन का बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन था। दासता उन्मूलन अब्राहम लिंकन का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था। बीपीएससी में ऑप्शनल पेपर है ना, मेंस में, और ऑप्शनल पेपर क्या पूछा जाता? मल्टीपल चॉइसेस पूछे जाते। और आज के कंटेक्स्ट में कोई भी अगर हमारे पास आता है कि कौन सा ऑप्शनल ले, ठीक है, तो जब तक स्पेसिफिक बैकग्राउंड उसका नहीं है उस तरह का, तो कम से कम मैं सजेस्ट करता हूं यू शुड प्रीफर हिस्ट्री। क्योंकि हिस्ट्री से बीपीएससी में करीब करीब 22% क्वेश्चन होते हैं, नहीं 35 क्वेश्चन कम से कम होते, और हिस्ट्री आपको डिटेल में करना होता। तो हल्का सा और पुश कर देंगे तो आराम से इसी तैयारी पर मेंस में आप ऑप्शनल में भी क्वालिफाइंग स्कोर तक पहुंच जाएंगे। और मेंस में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो
ऑप्शनल्स में प्रश्न जो पूछे जाएंगे हिस्ट्री में वो वर्ल्ड हिस्ट्री से भी होंगे, तो ऐसे ही प्रश्न उठा करके पूछे जाएंगे। इस बात को समझिए, जीके ओरिएंटेशन वाले प्रश्न। तो अगर इस कंटेक्स्ट में देखें तो इन्होंने क्या कहा था, ऑफ द पीपुल, फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल। जनता का जनता के लिए और जनता के द्वारा। जनता का शासन, जनता के लिए शासन और जनता के द्वारा शासन। नहीं, और अगर इस कंटेक्स्ट में देखें, अगर इस कंटेक्स्ट में देखें, हमारी जो सरकारें हैं, नहीं, उस सरकार को हमने चुनी है ना, वे सरकारें हमारे द्वारा चुनी गई हैं। नहीं, राइट टू वोट है हमें, है या नहीं है? मत देने का अधिकार है या नहीं है? नहीं, भारत का वह नागरिक जो स्वस्थ है, स्वस्थ मतलब मानसिक रूप से स्वस्थ, और जिसकी उम्र, जो वयस्क है, जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम 18 साल है, सबको मत देने का अधिकार मिला हुआ है। और अंबानी वोट डालने जाएंगे तब भी, और हम आप वोट डालेंगे तब भी, और सड़क पर फेरी लगाने वाला नहीं, वोट डालने जाएगा तब भी। सबके मत क्या हैं? सबके मत का मूल्य क्या है? 1 पर्सन 1 वोट, इक्वल वैल्यू है। वैल्यूएशन में कोई अंतर है? नहीं है। हम इस चीज को समझें। अब अगर यहां पर जाकर के देखें, इसको यहीं पर रुकता हूं क्योंकि इस पर हमें आगे विस्तार से चर्चा करनी है। तो रेस्ट चीजों पर चर्चा हम कल करेंगे जब लोकतंत्र चैप्टर पर चर्चा 9th और 10th क्लास की बुक से शुरू होगी, क्योंकि प्रियम्बल के जस्ट बाद उसी को पिक करूंगा। अगला शब्द क्या है? गणराज्य। अंग्रेजी में इसके लिए शब्द क्या है? रिपब्लिक। सवाल यह उठता, गण राज्य, गणतंत्र, गणतंत्र, वह तंत्र
वह तंत्र जिस पर गण हावी हो। वह गण जिस पर तंत्र हावी हो, वह गण जिसका स्वरूप तंत्र के हिसाब से निर्धारित हुआ है। इट मीन्स इलेक्टेड हेड ऑफ द रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? रिपब्लिक का मतलब है इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट, निर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष, इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट। बातें स्पष्ट हुई? एक यहां लोकतंत्र और गणतंत्र के फर्क को समझे। डेमोक्रेसी लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र एक सेट है और गणतंत्र क्या है? यह सबसेट है। इस अंतर को समझिएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है हर गणतंत्र लोकतंत्र होगा। हर गणतंत्र, एवरी रिपब्लिक विल बी ए डेमोक्रेसी, बट एवरी डेमोक्रेसी वोंट बी ए रिपब्लिक। लेकिन हर लोकतंत्र गणतंत्र नहीं होगा। लेकिन हर लोकतंत्र गणतंत्र नहीं होगा। एवरी डेमोक्रेसी वोंट बी ए रिपब्लिक। इसका मतलब क्या होगा? कुछ लोकतंत्र ऐसे भी होंगे, कल के डेट में असर्शन रीजनिंग वाले प्रश्न अगर डाल दिए जाएंगे, कुछ लोकतंत्र ऐसे भी होंगे जो गणतंत्र नहीं होंगे। उदाहरणों के जरिए समझें, एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझें, और जब एग्जाम्पल के थ्रू आप समझने की कोशिश करेंगे तो आप देखें लोकतंत्र का उदाहरण क्या है? अमेरिका। लोकतंत्र का उदाहरण क्या है? ब्रिटेन। लोकतंत्र का उदाहरण क्या है? कौन है? भारत। तीनों लोकतंत्र हैं। इंडिया में भी डेमोक्रेसी है, अमेरिका में भी डेमोक्रेसी है, ब्रिटेन में भी डेमोक्रेसी है, यूके में भी डेमोक्रेसी। लेकिन अगर आप देखें यूएसए
और भारत लोकतंत्र के साथ साथ गणतंत्र भी है। लेकिन ब्रिटेन की बात करें ये लोकतंत्र है पर गणतंत्र नहीं। ऐसा क्यों? यहां पर हमने कहा गणतंत्र की क्या विशेषता है, रिपब्लिक की क्या विशेषता है? इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द स्टेट विल बी इलेक्टेड। और अगर इसके कंटेक्स्ट में जाकर के देखें, ये इलेक्शन जो है वो डायरेक्ट भी हो सकता और ये इलेक्शन इनडायरेक्ट भी हो सकता है। यह निर्वाचन प्रत्यक्ष भी हो सकता है और यह निर्वाचन अप्रत्यक्ष भी हो सकता है। ठीक है, डायरेक्ट इलेक्शन और इनडायरेक्ट इलेक्शन का मतलब अंतर समझते हैं? सोनम, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इलेक्शन में क्या अंतर है? डायरेक्ट इलेक्शन जनता के द्वारा निर्वाचित और या फिर और इनडायरेक्ट इलेक्शन जनता के प्रतिनिधित्व द्वारा निर्वाचित। ओके, गुड। डायरेक्ट इलेक्शन में क्या होगा? जनता द्वारा निर्वाचन, जैसा यूएसए में होता है। अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव जनता स्वयं करती है, नहीं? इसलिए वहां पर राष्ट्राध्यक्ष के निर्वाचन के लिए डायरेक्ट इलेक्शन का सहारा लिया गया। और इनडायरेक्ट इलेक्शन में क्या होगा? जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा जैसे अगर आप जाकर के देखें भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? जनता स्वयं करती है। भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन जनता के द्वारा नहीं होता, जनता राष्ट्रपति को नहीं चुनती, जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है, चाहे वो विधानसभा के सदस्य हो, निर्वाचित सदस्य हो या लोकसभा के निर्वाचित सदस्य हो। जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है और जनता के प्रतिनिधि लोकसभा, राज्यसभा में भी देखें तो राज्यसभा में भी जनता के प्रतिनिधि राज्यसभा के सदस्यों को चुनते और फिर जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा, चाहे वो लोकसभा के सदस्य हो, चाहे वो राज्यसभा के सदस्य हो या वो कहां के सदस्य हो, चाहे वो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य हो, उनके द्वारा राष्ट्रपति को चुना जाता है। इसलिए यह इनडायरेक्ट इलेक्शन का उदाहरण नहीं। तो अगर इस कंटेक्स्ट में देखें, यूएसए और भारत गणतंत्र है। क्यों गणतंत्र है? क्योंकि यहां राष्ट्राध्यक्ष का पद जो है निर्वाचित होते, ये वंशानुगत नहीं है। ऐसा नहीं कि द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बन गई तो पता चला अगले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बच्चे होंगे, ऐसा नहीं है। ब्रिटेन के कंटेक्स्ट में देखें, लोकतंत्र है, लेकिन ब्रिटेन गणतंत्र है क्या? गणतंत्र नहीं है। क्यों? क्योंकि राष्ट्राध्यक्ष जो है
वंशानुगत है। राष्ट्राध्यक्ष का निर्वाचन नहीं होता। ब्रिटिश जनता महारानी या सम्राट को चुनती है क्या? बताइए। नहीं, वो वंशानुगत पद है, वो डायनेस्टिक पोस्ट है। नहीं, राज परिवार से ही अगली पीढ़ी का प्रतिनिधि चुना जाएगा। और इसलिए अगर आप देखें तो ब्रिटेन में डेमोक्रेसी तो है, लेकिन ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का उदाहरण है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, हिंदी में संवैधानिक राजतंत्र। अब बातें स्पष्ट हुई? नहीं? तो अगर आप जाकर के देखें यहां पर, तो एक और चीज समझने की कोशिश करें। जनता के निर्वाचित, यहां पर निर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष होती, ना कि वंशानुगत। हेरेडिटरी नहीं होते। इसका क्या मतलब है? बताइए। इसका मतलब यह है कि रिपब्लिक जो होगा उसमें विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग जो है अनुपस्थित होगा। नो एब्सेंस ऑफ प्रिविलेज्ड क्लास। रिपब्लिक में कोई विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग नहीं होगा, कोई प्रिविलेज क्लास नहीं होगा। इसका मतलब यह हो गया कि रिपब्लिक जो है वह कहीं ना कहीं समानता के आदर्शों को लेकर चलता है। यहां तक बातें समझ में आई या कोई डाउट है? कोई डाउट है? तो ये हमने चर्चा की। तंत्र का मतलब क्या होता? गण क्या मतलब होता? जनता के समूह को गण कहेंगे। और तंत्र किसको कहेंगे? शासन को। गण कहेंगे जनता के समूह को और तंत्र कहेंगे शासन को। नहीं, हिंदी में उसी तरह गण राज्य। नहीं, अब यहां एक शब्द आया राज्य। कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट। राज्य की संकल्पना। और भारतीय भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है, नहीं? अब हम गौर करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, और यहां से प्रश्न पूछा गया है, यूपीएससी पीटी में यहां से प्रश्न पूछा गया है, एक बार नहीं 2 बार प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, अभी 3 से 4 साल पहले, और कभी भी बीपीएससी उठा करके पूछ सकती। नहीं तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में देखें, राज्य शब्द का 3 अर्थों में उल्लेख है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कंटेक्स्ट में बात करें तो ये जो राज्य शब्द का 3 अर्थों में उल्लेख है।
कौन कौन? तो एक और देखें प्रस्तावना में गणराज्य शब्द है ना? भाग 1 में भाग 6 यहां पर भी राज्य की चर्चा आती। 7th शेड्यूल में ठीक है, और तीसरा भाग 3, 4 3 जगहों पर राज्य की चर्चा आती। ठीक है, और तीनों जगह अगर आप जाकर के देखें राज्य के अर्थ अलग अलग हैं। तीनों जगहों पर राज्य के अर्थ अलग अलग हैं। राज्य शब्द का सर्वाधिक संकीर्ण अर्थ कहां मिलता? राज्य शब्द का सर्वाधिक संकीर्ण अर्थ आपको मिलता है भाग 1 में। कहा गया है ना, इंडिया दैट इज भारत इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। आर्टिकल 1 यही कहता है ना। तो व्हाट डज स्टेट मीन्स? तो यहां पर राज्य की जो चर्चा हुई है वो प्रांत के अर्थ में, दैट इज प्रोविंसेज के अर्थ में। प्रोविंसेस के अर्थ में राज्य शब्द का प्रयोग हुआ है। ठीक है, यहां पर राज्य शब्द जो है वह प्रशासनिक इकाई के रूप में, भौगोलिक प्रशासनिक इकाई के रूप में state has been referred as geographical administrative unit. Geographical administrative unit, बस लिमिटेड सेंस में, प्रोविंसेस के अर्थ में। ठीक है, यहां पर भाग 3, 4 में अगर आप आकर के देखें तो भाग 3, 4 में राज्य शब्द का प्रयोग जो है सर्वाधिक व्यापक है। नहीं, जिसमें शामिल क्या क्या है? संघ भी शामिल है, जिसमें प्रांत भी शामिल है, जिसमें स्थानीय संस्थाएं भी शामिल हैं, जिसमें तमाम सरकारी और अर्ध सरकारी निकाय शामिल हैं।
अगर आप जाकर के देखें आर्टिकल 12 स्टेट को डिफाइन करता, और स्टेट को डिफाइन करता हुआ क्या कहता, वहां पर स्टेट शब्द जो है वह ब्रॉडर सेंस में प्रयोग में लाया गया है, which includes union, which include provinces, which includes rural local bodies, which includes urban local bodies, which includes public bodies, which include semi public bodies. सारे कुछ इसके अंतर्गत शामिल हैं। ठीक है, अब एक प्रश्न देता, assertion रीजनिंग। बिहार एक राज्य है, राज्य होने के अनिवार्य लक्षण है। भूक्षेत्र टेरिटरी, आबादी जनसंख्या और सरकार। और बिहार राज्य होने की इन तीनों शर्तों को पूरा करता है। ठीक है, असर्शन में है बिहार इज ए स्टेट, और रीजनिंग में है टेरिटरी, पॉपुलेशंस एंड गवर्नमेंट आर द एसेंशियल फीचर्स ऑफ स्टेट, एंड बिहार as a state fulfill all the conditions of a state. ठीक है, अब आपके पास ऑप्शन से ए सही है, आर गलत, आर सही है, ए गलत, ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए की व्याख्या करता है। और डी, ए और आर दोनों गलत है।
चलिए 1 मिनट का समय है आपके पास सोचने के लिए। क्या आंसर होगा बतलाइए। प्रश्न आपके सामने है। बताइए। ये सही है, आर गलत। क्यों? आर कैसे गलत है ये बतलाओ, सोच के रखो, आऊंगा मैं। बताइए। आप लोग भी रिस्पॉन्ड करें, ऑनलाइन वाले। ए ऑप्शन है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। बी ऑप्शन है आर इज ट्रू बट ए फॉल्स। सी है बोथ आर ट्रू एंड आर एक्सप्लेन्स ए। एंड डी है बोथ आर फॉल्स। क्यों? चलिए आपके हिसाब से डी होगा और पल्लवी के हिसाब से पल्लवी ए कैसे सही है और आर कैसे गलत है बतलाओ। हाँ रोहित, रिस्पॉन्ड करें, चैट बॉक्स में रिस्पॉन्ड करें, बतलाइए। सहमत है? हाँ। क्या लग रहा है कुछ और भी होगा? हाँ, ये बड़ा लगना बड़ा खतरनाक होता है, क्योंकि जहां पर नहीं लगना चाहिए वहां पर भी लग जाता है और कई बार जहां पर लगना चाहिए वहां भी नहीं लगता है। अक्सर देखिए कॉलेज वगैरह में क्या होता है, नहीं तो अक्सर कॉलेज में होता है कोई लड़की मुस्कुरा करके लड़के की तरफ देखी तो लड़का को लगता है प्यार ही हो गया। उसके नीचे सोचता ही नहीं है, स्टार्टिंग पॉइंट वहीं से है, नहीं? वो मुस्कुराना गुडविल जेस्चर भी तो हो सकता है। हाँ, बहुत लोग जो है बड़े प्लीजेंट होते हैं, हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। जहां पर अंदर से वो रो भी रहे हो तो बाहर से मुस्कुराते दिखाई पड़ते। ऐसा होता है या नहीं? तो इसलिए लगना बहुत खतरनाक है और इसलिए मैं कहता हूं रीजन हर चीज का होना चाहिए। हाँ, आप बतलाइए। चलिए आगे बतलाइए। वैसे मैं आपको बतला दूं, आप सही हैं लेकिन एक्सप्लेनेशन आपका गलत है। क्या क्या हुआ? देश भारत एक राज्य है। हाँ, क्यों क्यों क्यों? भारत के पास अपना एक, भारत के पास आबादी है, क्षेत्र है। बिहार के पास भी, मगर उसके अंदर एक बिहार उसका प्रांत। नहीं, बिहार के पास भी आबादी भी है, भूक्षेत्र भी है, सरकार भी है। देखिए एक बात हमेशा ध्यान रखें, जब मैं प्रश्न पूछता हूं तो कभी भी हल्के में मत लें, क्योंकि मैं जब प्रश्न पूछता हूं तो वो ट्रिकी क्वेश्चन होता है। ठीक है, वो ट्रिकी क्वेश्चन होता है और सामान्यतः उस ट्रिक पर आपकी नजर नहीं जाती। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? उस ट्रिक पर आपकी नजर नहीं जाती। पहली बात तो एक बात समझें, शब्द और अर्थ के संबंध को समझें। शब्द और अर्थ के संबंध को समझें। वर्ड और मीनिंग हमेशा ध्यान रखें, शब्दों के एक अर्थ शब्दकोश में मिलते, शब्दों के एक अर्थ शब्दकोश में मिलते नहीं। सामान्यतः किसी शब्द को अगर हम नहीं जानते, उसके अर्थ को नहीं जानते, तो उसके अर्थ को समझने के लिए क्या करते हैं? डिक्शनरी पलटते हैं, उसमें जाकर के उसके अर्थ को देखते हैं।
या नहीं देखते? नहीं। लेकिन शब्दों के शब्दकोश वाले अर्थ महत्वपूर्ण नहीं होते। शब्दों के अर्थ प्रयोग पर निर्भर करते हैं। शब्दों के अर्थ प्रयोग पर निर्भर करते। आप इस बात को समझिए। जैसे कई बार घर में जो है मां या पिताजी कहते होंगे कि बेटा ये काम कर लो, कहते हैं आप लोगों को या नहीं? नहीं। तो इतना अचानक लिंग परिवर्तन हो गया है, बेटी आप और बेटा कह रहे हैं, नहीं? जेंडर चेंज हुआ या नहीं? नहीं। तो बेटा कहने से क्या बेटा आपके जेंडर चेंज हो गए और आप बेटा हो गए? नहीं। बेटा संबोधन, बेटी को बेटा संबोधन क्या इशारा करता है? बेटी को बेटा संबोधन जो है एक ऐसे पारिवारिक ढांचे में, एक ऐसे सामाजिक ढांचे में जो पैट्रियार्कल है, जो बेटे और बेटी के बीच डिफरेंशिएट करता है, डिस्क्रिमिनेट करता है, बेटी को बेटा संबोधन जो है वह इस ओर इशारा करता है कि आपके प्रति भी वही अफेक्शन है, वही अटैचमेंट है, वही लव है, वही पैशन है जो एक बेटे के प्रति होता है। नहीं? तो बेटी को बेटा संबोधन जो है वह पैट्रियार्कल माइंडसेट को क्या कर रहा है? पैट्रियार्कल माइंडसेट को चैलेंज कर रहा है या निगेट कर रहा है। तो यहां पर अगर डिक्शनरी में बेटा के अर्थ को खोजें और तब आप अपने आप में बेटा को तलाशें तो सफल होंगे? बतलाइए। नहीं। नहीं। तो सवाल यह उठता कि हमें यह देखना है कि इस प्रश्न में अगर कहा जा रहा है बिहार एक राज्य है, नहीं, इसको आपको सेपरेटली नहीं देखना है। कथन में, एसर्शन में जो स्टेटमेंट है, एसर्शन में के स्टेटमेंट में मौजूद राज्य को आपको किसके कंटेक्स्ट में देखना है? रीजनिंग में जो राज्य शब्द का प्रयोग हुआ है उसके कंटेक्स्ट में देखना है। अब बातें समझ में आई? यहां राज्य शब्द का प्रयोग, अब वापस आता हूं। यहां पर अगर आप देखें प्रस्तावना में गणराज्य में जो राज्य है, गणराज्य में जो राज्य है, अगर आप जाकर के देखें तो यहां पर राज्य शब्द का प्रयोग जो है पॉलिटिकल साइंस की शब्दावली के संदर्भ में राजनीतिक विज्ञान में राज्य शब्द का जो प्रयोग होता है उसके कंटेक्स्ट में राज्य शब्द का प्रयोग हुआ है। और राजनीतिक विज्ञान में राज्य शब्द का प्रयोग जो हुआ है किन अर्थों में? तो राजनीतिक विज्ञान में अगर आप देखें तो राज्य होने की, राज्य या स्टेट होने की 4 शर्तें हैं। चार शर्तें हैं, अर्थात राज्य के 4 कंपोनेंट हैं। कौन कौन? एक भू क्षेत्र, टेरिटरी, दूसरी आबादी, जनसंख्या,
तीसरी सरकार और चौथी संप्रभुता, सॉवरेनिटी। और यहां पर ध्यान रखेंगे, संप्रभुता राज्य होने की अनिवार्य शर्त है। बिना संप्रभुता के, इसका मतलब क्या है समझे, विदाउट सॉवरेनिटी स्टेट कांट एग्जिस्ट। बिना संप्रभुता के राज्य का अस्तित्व संभव नहीं है। अब बात समझ में आई या नहीं? तो अगर इस कंटेक्स्ट में हम देखें इस प्रश्न को, ये स्टेटमेंट क्या है ना? ये स्टेटमेंट क्या है? ये स्टेटमेंट गलत है। ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि संप्रभुता की चर्चा नहीं है, सॉवरेनिटी की चर्चा नहीं है यहां पर। ठीक है? और बिहार इन तीनों शर्तों को पूरा करता है, लेकिन संप्रभुता नहीं है। और चूंकि संप्रभुता नहीं है इसलिए बिहार राज्य नहीं है। अगर संप्रभुता होती तो बिहार राज्य होता। चूंकि संप्रभुता नहीं है इसलिए बिहार राज्य नहीं है। अब बात समझ में आई? 2 बार यूपीएससी ने यहां से पीटी में प्रश्न पूछा है। ठीक है? चारों कंपोनेंट दिए रहेंगे और आपसे पूछा जाएगा राज्य के अनिवार्य लक्षण ही, राज्य की अनिवार्य विशेषता है। इसका मतलब यह ऐसी विशेषता जिनके बिना राज्य का अस्तित्व संभव नहीं। इसका मतलब यह नहीं है कि अदर विशेषताएं महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन और सारी विशेषता हो जाए, संप्रभुता नहीं हो तो राज्य संभव नहीं होगा। अब बातें समझ में आई या नहीं? नहीं तो ए भी गलत हो जाएगा और आर भी गलत हो जाएगा। अब बातें स्पष्ट हुई? तो अगर हम वापस लौटे तो हमने इसी के कंटेक्स्ट में कहा कि भारत के संविधान में राज्य शब्द का उल्लेख 3 अर्थों में हुआ है। संविधान की प्रस्तावना में जिस गणराज्य का उल्लेख हुआ है उस गणराज्य में राज्य शब्द जो है राजनीतिक विज्ञान के अर्थों में प्रयुक्त हुआ है। अर्थात भारत एक ऐसा राज्य है जिसका भूक्षेत्र है, जिसकी एक टेरिटरी है। भारत एक ऐसा राज्य है जिसकी जनसंख्या है, आबादी है। भारत एक ऐसा राज्य है जहां पर सरकार है। और भारत एक ऐसा राज्य है जो सॉवरेन है, संप्रभु है, इसीलिए वह राज्य है। जबकि बिहार प्रोविंसेज है, स्टेट नहीं है। कहने के लिए स्टेट हम कहते हैं प्रोविंसेज के अर्थ में। अब बातें समझ में आई? कोई दुविधा नहीं?
तो इसके यहां पर उस प्रश्न में इस राज्य शब्द के मीनिंग को देखें, उसको इंटरप्रेट करना होगा आपको प्रश्न के हिसाब से। प्री कंसेप्ट नोशन के साथ अप्रोच नहीं करना। प्री कंसेप्ट नोशन के साथ अप्रोच करेंगे खतरे में पड़ेंगे। नहीं क्लियर? अब वापस आते फिर मैं नेचर ऑफ स्टेट की चर्चा कर रहा था। अब कई बार आप प्रश्न को सावधानी पूर्वक नहीं देखते। मेरे ख्याल से बीपीएससी में भी पूछा जा चुका है, यूपीएससी में भी पूछा जा चुका है, 2 से 3 बार यह प्रश्न उठा करके पूछा गया है। और प्रश्न क्या पूछा गया है? नहीं भारत के संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस प्रकार का राज्य घोषित किया गया, या 26 जनवरी 1949 को भारत किस प्रकार का राज्य था? और पता चला 4 ऑप्शन दिए गए और एक में ये 5 लिखा हुआ है। एक संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। दूसरे में लिखा हुआ है एक संप्रभु, समाजवादी, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। तीसरे में लिखा हुआ है एक संप्रभु, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। और चौथे में लिखा हुआ है एक संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। आंसर क्या होगा? जल्दी बोलिए। एक संप्रभु, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य आंसर होगा। क्योंकि समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द कब जोड़े गए? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में। इसका मतलब है कि 1976 के पहले, 42वें संविधान संशोधन के पहले प्रियम्बल में ना समाजवादी शब्द मौजूद था और प्रियम्बल में ना पंथ निरपेक्ष शब्द मौजूद था। इसलिए प्रश्न को बड़ी बारीकी से देखे जाने की जरूरत है। सावधानी पूर्वक यह देखे जाने की जरूरत है कि प्रश्न में हमसे पूछा क्या जा रहा है। जब तक इस बारीकी का ख्याल नहीं रखेंगे, गलत होने की संभावना बढ़ जाएगी। देखे और झट से मारे और हॉल से बाहर आके मान रहे हैं कि गर्दा मचा दिए। तो इस चीज को समझने की जरूरत नहीं। दूसरी बात हमने कही थी, प्रस्तावना का महत्व किस बात में है? तो प्रस्तावना किसको इंडिकेट करता है? कोर फिलॉसफी ऑफ द संविधान के मूलभूत दर्शन का संकेत हो। और अगर इसके कंटेक्स्ट में देखें, उदारवाद, और समाजवाद। उदारवाद और समाजवाद। अब थोड़ा सा दोनों के फिर अंतर को समझें।
क्योंकि शब्द तो देखने में बड़े आसान लगते हैं, बड़ी आसानी से आप इसको ये कर सकते। हमेशा ध्यान रखें, जो लिबरलिज्म है, उदारवाद, यह व्यक्ति को अहमियत देता, यह इंडिविजुअल को अहमियत देता है, इंडिविजुअल की बात करता है। समाजवाद किसको अहमियत देगा? समष्टि को, समाज को अहमियत देगा। ठीक है। जो उदारवाद है वह किसको अहमियत देता है? तो उदारवाद स्वतंत्रता को अहमियत देता है, लिबर्टी। एक उदारवादी राज्य जो है मूल्य के रूप में लिबर्टी को सबसे ज्यादा फोकस करता, लिबर्टी पर उसका जोर होता। एक उदारवादी राज्य जो है वह किसकी बात करता है? अधिकारों की बात करता है। एक लिबरल स्टेट जो होगा वो राइट्स के प्रति कंसर्न होगा, राइट्स के प्रति सेंसिटिव होगा। और इसलिए अगर आप जाकर के देखें, वह सिविलियन राइट्स की वकालत करेगा। और अगर इसके कंटेक्स्ट में देखें तो उदारवादी राज्य जो होगा वह नागरिकों की हिमायत करेगा। और इसीलिए अगर आप जाकर के देखें तो एक लिबरल स्टेट जो होगा उसमें स्टेट के पास रेस्ट्रिक्टेड पावर होंगे। राज्य पर, राज्य की शक्तियों पर अंकुश की बात होगी। Powers and authority of the state will be restricted here, will be checked here in favor of the citizens. नहीं, लेकिन अगर सोशलिज्म की बात करें, यह किसको अहमियत देगा? यह इसका जोर समानता पर होगा, यह इक्वलिटी की बात करेगा। अगेन इसी के कंटेक्स्ट में अगर आप जाकर के देखें, एक सोशलिस्ट स्टेट जो है वह जस्टिस की भी बात करेगा। और अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, इसका जोर किस पर होगा? कर्तव्यों पर जोर होगा। अधिकार से ज्यादा यह किसको अहमियत देगा? ड्यूटीज को अहमियत देगा। मैंने चर्चा आपके साथ की थी 42वें संविधान संशोधन की। 42वें संविधान संशोधन के जरिए केवल संविधान की प्रस्तावना में अमेंडमेंट नहीं किया गया। अगर आप जाकर के देखें तो 42nd अमेंडमेंट के जरिए जो है संविधान में एक नया पार्ट भी इंट्रोड्यूस किया गया, एंड दैट वाज पार्ट 4A। नीति निर्देशक तत्वों के बाद ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में एग्जीक्यूटिव की शुरुआत होती है, यूनियन एग्जीक्यूटिव की। नहीं,
लेकिन अगर आप देखें तो इन दोनों के बीच में आर्टिकल पार्ट 4A इंट्रोड्यूस किए गए 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए। एक नया अनुच्छेद इंट्रोड्यूस किया गया, आर्टिकल 51A, कैपिटल ए लिखेंगे नहीं, और पार्ट 4A और आर्टिकल 51 कैपिटल ए, दोनों कैपिटल ए किससे संबंधित थे? फंडामेंटल ड्यूटीज से संबंधित थे। ठीक है, और ये फंडामेंटल ड्यूटीज कहां से आए? सोवियत संघ से, उस समय के सोवियत संघ से। और सोवियत संघ कैसा राज्य था? समाजवादी राज्य था नहीं। तो ड्यूटीज का कंसेप्ट, फंडामेंटल ड्यूटीज का कॉन्सेप्ट जो है वहीं से लिया गया है। तो समाजवादी राज्य का फोकस, लिबरल स्टेट का फोकस राइट्स पर होता, जबकि सोशलिज्म का फोकस ड्यूटीज पर होता है नहीं। और इसी के कंटेक्स्ट में जाकर के देखें तो यहां पर राज्य के पास क्या होता? अधिक शक्तियां होती। स्टेट इज मोर पावरफुल। नागरिक की स्थिति क्या होती है? कमजोर होती। अगर आप जाकर के देखें, सिटीजन्स पर स्टेट का कंट्रोल वहां ज्यादा होगा, जो भी सोशलिस्ट स्टेट होंगे वहां कंट्रोल ज्यादा होगा, हमेशा ध्यान रखें। इतनी बातें स्पष्ट हुई या नहीं? नहीं तो अगर इसी कंटेक्स्ट में आप जाकर के देखें तो इसीलिए हमने कहा कि यही कारण है कि उदारवाद जो है, अगर आप देखें तो लोकतंत्र उदारवाद की पहचान है, उदारवादी राज्य की पहचान है। पंथ निरपेक्षता उदारवादी राज्य की पहचान है। गणतंत्र उदारवादी राज्य की पहचान है। इतनी बातें स्पष्ट हुई। आगे बढ़ूं, यहां से मूव करूं। तो अब तक जो चर्चा हुई, मैंने क्या बतलाया? 3 बातें बतलाई प्रियम्बल के सिग्निफिकेंस के कंटेक्स्ट में। पहली बात हमने बतलाई कि प्रियम्बल जो है वह सोर्स ऑफ ऑथोरिटी, सोर्स ऑफ पावर की ओर इंडिकेट करता है और यह बतलाता है वेयर सॉवरेंटी लाइज। दूसरी बात हमने बतलाई, प्रियम्बल जो है नेचर ऑफ स्टेट को इंडिकेट करता है, भारतीय राज्य कैसा होगा और भारतीय राज्य से कैसे होने की अपेक्षा की जा रही है, इसका संकेत प्रियम्बल से मिलता नहीं। तीसरी बात हमने कही कि कोर फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है, बेसिक फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है, इसका संकेत हमें कहां से मिलता? इसका संकेत हमें प्रियम्बल से मिलता है। क्लियर? चौथी चीज, प्रियम्बल से हमें किस बात का संकेत मिलता? Purpose of, objectives
मोटिव्स ऑफ, इसकी जानकारी कहां से मिलती है? संविधान से मिलती है। नहीं, क्या राज्य से अपेक्षा की गई है? अगर आप देखें यहां पर राज्य से अपेक्षा क्या है? या दूसरी बात क्या है, एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम ए स्टेट क्या है? या दूसरी बात हम कहें, स्टेट की सिटीजन्स के प्रति क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है? राज्य का नागरिकों के प्रति क्या दायित्व होगा? तो राज्य से अपेक्षा की गई है नागरिकों के लिए क्या सुनिश्चित करेगा? न्याय सुनिश्चित करने की। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, तीनों कंटेक्स्ट में। तीनों प्रकार के न्याय को सुनिश्चित करने की अपेक्षा की गई है। नहीं, ठीक है। और यहां पर ध्यान रखेंगे, जब आप जस्टिस की बात करते, जब आप जस्टिस की बात करते, व्हाट इज जस्टिस? जस्टिस को कैसे हम डिफाइन करेंगे? तो हमेशा ध्यान रखें, समानता के बिना न्याय संभव नहीं। जस्टिस कांट बी इंश्योर्ड विदाउट इक्वलिटी। समानता के बिना न्याय की परिकल्पना नहीं की जा सकती। हमेशा ध्यान रखें। नहीं, इसलिए जस्टिस को अगर इंश्योर करना है तो इक्वलिटी को इंश्योर करना होगा। और इक्वलिटी को इंश्योर करने का मतलब क्या है? इंश्योरिंग equality means ensuring equality means नहीं, समान अवसर, लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट करना, लेवल प्लेइंग फील्ड का सृजन, लेकिन एट द सेम टाइम एग्जिस्टिंग इनइक्वालिटी को दूर किए बिना भी, एग्जिस्टिंग इनइक्वालिटी को दूर करना, जो विद्यमान विभेद है, विद्यमान असमानता है, तो एग्जिस्टिंग इनइक्वालिटी, एग्जिस्टिंग डिस्क्रिमिनेशन को रिमूव किए बिना जस्टिस को इंश्योर करना संभव नहीं है। और इसलिए ये दो कंपोनेंट होंगे। इस दो कंपोनेंट को समझने की जरूरत है।
जब तक इस दो कंपोनेंट को नहीं समझेंगे तब तक। अब बातें समझ में आई या कोई डाउट है? नहीं। अब यहां पर आकर के देखें, सोशल न्याय, सोशल जस्टिस नहीं, तो सवाल यह उठता है सोशल जस्टिस का मतलब क्या है? सोशल इनइक्वालिटी और वेरियस फॉर्म ऑफ सोशल डिस्क्रिमिनेशन जो है उसको दूर करना, सामाजिक हाथ चलाते रहिए, क्योंकि लगेगा कि सब चीज समझ में आ रहा है, नहीं। सामाजिक असमानता, सामाजिक विभेद नहीं, उसको दूर करना, वह इनइक्वालिटी, वह डिस्क्रिमिनेशन, वह डिफरेंशिएशन कास्ट बेस्ड हो सकता है, वह इनइक्वालिटी, वह डिस्क्रिमिनेशन, वह डिफरेंशिएशन जेंडर बेस्ड हो सकता है, जातिगत हो सकता, लैंगिक हो सकता है, या वह अदर फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन भी हो सकता, नहीं। इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब क्या है? तो जब हम इकोनॉमिक इनइक्वालिटी की बात करते, तो इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब है इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को दूर करना, आर्थिक असमानता को दूर करना, इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन और इकोनॉमिक डिफरेंशिएशन, इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन को दूर करना, आर्थिक भेदभाव को दूर करना, नहीं। सबों के लिए समान आर्थिक अवसर, इक्वल इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, इक्वल इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। अब बातें समझ में आई? ठीक है। पॉलिटिकल जस्टिस का मतलब क्या है? राजनीतिक न्याय का मतलब क्या है? नहीं, समान राजनीतिक अवसर, समान राजनीतिक भागीदारी, इक्वल पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी, इक्वल पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी एंड इक्वल पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, नहीं। सबों के लिए समान राजनीतिक अवसर, और पॉलिटिकल जस्टिस को किसके माध्यम से सुनिश्चित किया गया है? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की संकल्पना के जरिए, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के माध्यम से। एक व्यक्ति एक वोट की संकल्पना के जरिए, वन पर्सन वन सिटीजन वन वोट। बातें स्पष्ट हुई? नहीं। इक्वल वैल्यू ऑफ वंस वोट, नहीं। सबों के मतों के मूल्य क्या हैं? सामान्य है। अब दूसरी अपेक्षा क्या की गई है? दूसरी अपेक्षा की गई है स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने की, लिबर्टी को इंश्योर करने की। नहीं। और लिबर्टी में किसकी चर्चा है? किसकी स्वतंत्रता? विचार की।
किसकी चर्चा है? अभिव्यक्ति की। विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता। नहीं, फ्रीडम ऑफ थॉट नहीं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और स्पीच, फ्रीडम ऑफ फेथ, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ वर्शिप। नहीं, ठीक है। तीसरी बात, तीसरा क्या एक्सपेक्टेशन है? तो तीसरा है समता की बात, इक्वलिटी, प्रतिष्ठा की और अवसर की समता। इक्वलिटी ऑफ डिग्निटी एंड, अब प्रेस्टीज है ना, इक्वलिटी ऑफ प्रेस्टीज एंड अपॉर्चुनिटी, समान अवसर सबके लिए। और एक बिंदु पर जाकर अभी नहीं चर्चा करूंगा, जब फंडामेंटल राइट पर चर्चा होगी या उसके कंटेक्स्ट में वो मेंस के क्लासेज में चर्चा होगी, तो वहां पर फिर हम पॉलिटिकल थ्योरी वाले चैप्टर को जब उठाएंगे, जब स्वतंत्रता की चर्चा करेंगे, जब समानता की चर्चा करेंगे, जब न्याय की चर्चा करेंगे, तो वहां पर इस चीज के विस्तार से चर्चा करूंगा कि कैसे ये तीनों एक दूसरे से संबंधित, स्वतंत्रता, समानता और न्याय कैसे एक दूसरे से संबंधित। ठीक है, इस पर वहां चर्चा होगी। इतनी बातें स्पष्ट हुई। अगर हम यहां से मूव करें, और क्या कुछ पूछना चाह रहे हैं? पक्का? चौथा क्या है, और क्या स्टेट से अपेक्षा की गई? तो स्टेट से अपेक्षा की गई है वह क्या है? बंधुता को बढ़ाने की, बंधुता को बढ़ाने की, फ्रेटर्निटी को प्रमोट करने की। क्यों फ्रेटर्निटी को प्रमोट किया जाना क्यों जरूरी है? तो यह राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए, फॉर द सेक ऑफ यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। बिना फ्रेटर्निटी के देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी को इंश्योर नहीं किया जा सकता। और यहां पर ध्यान रखेंगे कि फ्रेटर्निटी के खतरे में पड़ने का मतलब क्या होगा? नेशन की यूनिटी और इंटीग्रिटी का खतरे में पड़ना। नेशन की यूनिटी और इंटीग्रिटी का खतरे में पड़ना। आज बांग्लादेश क्राइसिस से गुजर रहा है ना, कुछ समय पहले श्रीलंका क्राइसिस से गुजर रहा था ना? नहीं, तो फ्रेटर्निटी को अगर हम ओवरलुक करेंगे तो इसका मतलब यूनिटी और इंटीग्रिटी से जुड़े हुए रिस्क क्या होंगे? बढ़ जाएंगे। और दूसरा, व्यक्ति की गरिमा को
सुनिश्चित करना, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल। तो राज्य से यह अपेक्षा की गई है कि स्टेट जस्टिस को इंश्योर करे अपने नागरिकों के लिए, स्टेट लिबर्टी को इंश्योर करे अपने नागरिकों के लिए, स्टेट अपने नागरिकों के लिए इक्वलिटी को इंश्योर करे। बिना जस्टिस, लिबर्टी और इक्वलिटी को इंश्योर किए ना तो इंडिविजुअल की डिग्निटी को प्रोटेक्ट किया जा सकता, डिफेंड किया जा सकता है, और ना ही नेशन की यूनिटी और इंटीग्रिटी को डिफेंड किया जा सकता, उसको प्रमोट किया जा सकता। ठीक है, और इसी के कंटेक्स्ट में जाकर के देखें, इससे संविधान के लागू होने की तिथि की भी, यहां पर दो चीजें और ध्यान रखेंगे। दो चीजें क्या ध्यान में रखनी है? तो यहां पर दो बातों को ध्यान में रखना है। भारतीय संविधान पर जो है किसका प्रभाव माना जाता है? फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव। कब हुई थी फ्रांसीसी क्रांति? 1789 में। और स्लोगन क्या था फ्रेंच रिवॉल्यूशन का? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी का स्लोगन 1789 के फ्रेंच रिवॉल्यूशन में दिया गया। और अगर आप जाकर के देखें 1776 में अमेरिकी क्रांति हुई थी। और अमेरिकी क्रांति में क्या नारा दिया गया था? स्वतंत्रता और समानता का नारा। कल के डेट में यह भी प्रश्न उठा करके जीके ओरिएंटेशन वाला डाला जा सकता, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। यह नारा कब दिया गया था? तो अमेरिकी क्रांति के दौरान स्लोगन दिया गया था, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। और अमेरिकी रिवॉल्यूशन के दौरान ही लिबर्टी एंड इक्वलिटी का स्लोगन दिया गया। फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने अमेरिकी रिवॉल्यूशन से लिबर्टी और इक्वलिटी के कॉन्सेप्ट को हायर किया, इंपोर्ट किया, और लिबर्टी और इक्वलिटी के कॉन्सेप्ट के साथ अटैच किया फ्रेटर्निटी के कॉन्सेप्ट को, और एक उस स्लोगन को डेवलप करते हुए नारा दिया, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। तो अगर इस कंटेक्स्ट में देखें तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन मूल्यों और आदर्शों को अभिव्यक्ति मिली है, उन पर फ्रांसीसी क्रांति के दर्शन का भी प्रभाव है। और जब फ्रांसीसी क्रांति के दर्शन के प्रभाव की बात करते तो लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी के कंटेक्स्ट में उस प्रभाव की बात हम कर रहे होते। यहां तक में कोई डाउट, किसी प्रकार की दुविधा हो तो आज यहीं तक रहने दें। कल डेमोक्रेसी चैप्टर पढ़ करके आएंगे, ठीक है? क्लास 9th वाली बुक और क्लास 10th वाली बुक के चैप्टर को भी देख लें। चैप्टर 1 जरूर पढ़ के आइए, चैप्टर 3 जरूर पढ़िए, चैप्टर 7 जरूर पढ़िए, चैप्टर 8 जरूर पढ़िए। 10th वाली एनसीईआरटी की बुक से चैप्टर 1, चैप्टर 4, चैप्टर 7 एंड चैप्टर 8। ठीक है? नए वाले में हटा दिया है जन आंदोलन वाला, क्या बुक से नहीं अभी हटाया होगा?
है ना। वैसे कंफ्यूजन हो तो चैप्टर का नाम है सत्ता की साझेदारी, चैप्टर 1 का, ठीक है। चैप्टर 3 का नाम है डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी, लोकतंत्र और विविधता। चैप्टर 4 का नाम है चैप्टर 7 है लोकतंत्र के परिणाम, और चैप्टर 8 है लोकतंत्र की चुनौतियां, ठीक है। कल फिर हम कंटिन्यू करेंगे यहां से, और वो दोबारा पढ़ करके आइएगा क्लास 9th वाला जो चैप्टर 1 है, कल उसी के कंटेक्स्ट में हमारी चर्चा होगी। थैंक यू।